बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम स्टाफिंग का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसकी हेडिंग है सिलेक्शन, कंसेप्ट एंड प्रोसेस। तो आज हम सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन की कंसेप्ट क्या है? तो इट रेफर्स टू द process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired। यानी कि इसका अभिप्राय है कि चयन के द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि सबसे ज्यादा अच्छा जो व्यक्ति है या सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को ही अपने संस्था में हम नियुक्त करें। इसलिए कहा जाता है सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है, जबकि रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा था रिक्रूट सकारात्मक प्रक्रिया थी, जबकि सिलेक्शन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, हाउ? तो देखिए, रिक्रूटमेंट में हर एक व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वो हमारी जो संस्था है, कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, उसमें जो भी वैकेंसी हमने निकाली है उसके लिए वो अप्लाई कर दे। और सिलेक्शन में हम जिन व्यक्तियों ने अप्लाई किया है उनमें से सबसे अच्छे व्यक्ति को, यानी कि जो हमारी संस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, उसको हम चुन लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। देखिए, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बाद चयन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। तो भर्ती में तो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज के बारे में कि हमें कर्मचारी कहाँ से मिल सकते हैं, उनसे हम अप्लाई करवाएं। और जब हम अप्लाई करवा लेते थे तो उसमें से हम सबसे अच्छे व्यक्ति का, यानी जो सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति था, उसका चयन करते थे, उसको कार्य पर रख लेते थे। अतः हम कह सकते हैं कि चयन का जो अभिप्राय है वो जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई किया है, उनमें से विभिन्न विभिन्न परीक्षणों के द्वारा या उनकी परीक्षा लेने के बाद जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता है या जो सबसे ज्यादा योग्य होता है, हम कह सकते हैं, उसका हम चयन कर लेते हैं, चुन लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Selection is the process in which candidates for employment are divided in two classes: those who are to be offered employment and those who are not। ये डेल योडर साहब ने डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं चयन वह प्रक्रिया है, सिलेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें नौकरी के लिए जो एप्लीकेंट हैं, प्रार्थी हैं, उनको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग वो जिनको नौकरी देनी है और दूसरा भाग वो जिनको नौकरी नहीं देनी या जिनको नौकरी का ऑफर नहीं देना। तो यहाँ पर हमने डेल योडर साहब की डेफिनेशन के बारे में जाना। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कैसे समझें, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन के जो प्रोसेस है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पे। देखिए, सेना में सिलेक्शन का तरीका अलग हो सकता है और बैंक में एक कर्मचारी की नियुक्ति करनी है, उसका तरीका अलग हो सकता है। हमने यहाँ पे कोशिश की है फिर भी सामान्यतः जो सिलेक्शन प्रोसेस हर जगह अपनाया जाता है उसके बारे में जानने की। तो सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि प्राथमिक जांच। सबसे पहले जो भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त जो आवेदन पत्र होते हैं उनकी जांच की जाती है और उसकी जांच की जाती है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि भाई जो हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए थी या जो एक्सपीरियंसेस चाहिए थे वो हैं या नहीं है, और जिनके पास होते हैं उनको छांट लिया जाता है और जिनके पास नहीं होते उनको अलग छांट लिया जाता है। तो जो प्रीलिमिनरी जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया है उसको हमने अगेन दो भागों में बांटा है, प्राइमरी इंटरव्यू और फिलिंग अप ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, यानी प्राथमिक साक्षात्कार और दूसरा रिक्त आवेदन पत्रों को भरवाना। तो जो सबसे पहला प्राथमिक साक्षात्कार है उसमें क्या होता है कि उसमें हमें ये देखना होता है कि प्रार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से जो हमने वैकेंसी निकाली है, जो हमने पद निकाला है, उसके अनुकूल है या नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल यदि आपको अपने यहाँ पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है, अपने घर में कोई कर्मचारी रखना है, चाहे वो ड्राइवर है या कोई घर में सफाई करने वाली मेड है, तो आप सबसे पहले ये तो देखेंगे ना कि वो सही रूप से कार्य कर पाएंगे या नहीं। कोई ड्राइवर है तो ये आप देखेंगे कि उसकी विजन ठीक है या नहीं, चश्मा लगा के भी अगर वो चश्मा भी लगाता है तो उसकी विजन ठीक है या नहीं, बिना चश्मे के ठीक है या नहीं है, या फिर आप देखते हैं शारीरिक रूप से विकलांग तो नहीं है। ये नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। तो प्राइमरी इंटरव्यू में उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे शिक्षा, अनुभव, रुचि, आयु इत्यादि के बारे में उनसे पूछा जाता है। तो जब प्राइमरी इंटरव्यू क्यों लेते हैं, प्राइमरी इंटरव्यू हम क्यों लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक साक्षात्कार जो देने आया है उसे सभी सूचना एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि यह है प्रार्थी का जो व्यवहार होता है उसके बारे में हमें बताता है। दूसरा ये पता चल जाता है कि वो हमारे द्वारा जो जॉब निकाली गई है उसमें रुचि क्यों ले रहा है। दूसरा, हम उससे एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, फिलिंग अप ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, रिक्त जो आवेदन पत्र होता है वो एक छपा छपाया फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका जो हमने वैकेंसी निकाली है उनसे सीधा सीधा संबंध होता है। तो इन फर्मों में जो पूछा जाता है, जैसे क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाता है कि भाई जो आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया है उससे हम जैसे ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी जैसे व्यक्तिगत सूचनाओं के बारे में, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम इत्यादि ये पूछा जाता है, और उनकी एज, मैरिटल स्टेटस क्या है। दूसरा, वो कितना जो हमसे मिनिमम लेबर या जो एक्सेप्टेबल सैलरी है वो क्या होगी, क्या चाहते हैं। इसके अलावा रेफरेंसेस, 2 या 3 व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में कि भाई वो हमारे 2 या 3 व्यक्तियों के ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं जो ये बता सकें कि हाँ भाई ये व्यक्तियों का जो चरित्र इत्यादि, सामाजिक संबंध आदि अच्छे हैं या वह व्यक्ति ठीक हैं। इसके अलावा अन्य सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्क्रीनिंग की जाती है और उसके द्वारा हमने इसे 2 भागों में बांटा, तो प्राइमरी इंटरव्यू और दूसरा ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म का भरवाना। अब इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो दूसरा प्रोसेस है सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि चयन परीक्षाएं लेना। अब देखिए, आप अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं तो आप ये तो सोचेंगे ना कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट हो और जरूरत पड़ने पर एक से अधिक कार्य भी वो कर सके और आपकी जो जॉब है उस पर खरा उतरे या उसके हिसाब से वो कार्य करने के लिए अनुकूल हो। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो सिलेक्शन टेस्ट है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं जिसको दक्षता परीक्षाएं भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण लेते हैं, और तीसरा अदर टेस्ट लिए जा सकते हैं जैसे कि लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो लेना या फिर जनरल नॉलेज का टेस्ट लेना। तो आइए इन सब के बारे में हम अलग अलग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम हम कहते हैं दक्षता परीक्षाएं। तो दक्षता परीक्षाओं में प्रार्थी की किसी परीक्षा के समय जैसे कोई उपलब्ध जो योग्यता होती है या निपुणता होती है उसकी जांच की जाती है। इसको हमने 2 भागों में बांटा या 2 भागों में से बांट सकते हैं, स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट। देखिए, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, जो स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट है या हम कह सकते हैं विशिष्टता परीक्षा, तो इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष प्रार्थी की किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्टता की जांच करना है। और यहाँ पर जैसे ट्रेड है तो ट्रेड का अभिप्राय व्यापार ना हो कि कोई विशेष क्षेत्र होता है, जैसे कोई कंप्यूटर का क्षेत्र हो गया, टाइपिंग का क्षेत्र हो गया, या जैसे हम कह सकते हैं कोई टीचिंग का क्षेत्र हो गया इत्यादि। तो इसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर मान के चलिए, आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज निकाली जाती है, और उन विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज के लिए अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। थ्योरेटिकल टेस्ट लेना, प्रैक्टिकल टेस्ट लेना। थ्योरेटिकल टेस्ट में जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हमें
भर्ती करना है तो हम ये जानेंगे कि उसको थ्योरी की जानकारी है या नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है या नहीं है। और दूसरा, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज में देखेंगे कि वो कंप्यूटर को ठीक से ऑपरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार से स्पेशल टेस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट होता है। दूसरा उसका परफॉर्मेंस टेस्ट, हम कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी चतुराई कैसी है किसी कार्य को करने में। जैसे कि भाई एक कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर के बटनों को कितनी जल्दी दबाता है और ठीक दबाता है। आपने देखा होगा कि भाई कई बार कंप्यूटर ऑपरेटर्स की वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखा रहता है कि भाई इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड इतने शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, हिंदी में इतने शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। तो ये देखा जाता है कि वो कितनी चतुराई से वो कार्यों को कर लेता है। तो यहाँ पर हमने जाना प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिनको दो भागों में बांटा, स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसमें कि ये देखा जाता है वो कितनी चतुराई से इन कार्यों को कर पाता है। तो आइए अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण। देखिए, केवल चतुराई का परीक्षण कर लेना या स्किल टेस्ट लेने से ही नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी लेना होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि जो हमारा कर्मचारी है वो मनोवैज्ञानिक रूप से कुशल है। यद्यपि ये कहा जा सकता है कि दो या अधिक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में समान रूप से विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बेस्ट का चयन करना होता है। तो उनके व्यक्तित्व, बुद्धि, आचार विचार आदि के द्वारा हमें ये जांचना होता है कि कौन सा व्यक्ति सबसे अच्छा है। विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य जो हमारे प्रार्थी होते हैं, जो हमारे पेपर देने के लिए आए हैं अभ्यर्थी हैं, उनकी मानसिक योग्यता का परीक्षण करना है, कार्य के प्रति रुचि जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं इंटरेस्ट टेस्ट, जिसको रुचि परीक्षण भी कहा जाता है। देखिए, जो आर्मी है या फिर हमारा डिफेंस की जो सर्विसेज हैं, वहां पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण ज्यादा लिए जाते हैं। और आजकल प्राइवेट सेक्टर्स में भी या हर प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। तो सबसे पहला रुचि परीक्षण, इस परीक्षा का उद्देश्य किसी विशेष कार्य में हमारे जो अभ्यर्थी है उसकी रुचि को जानना है। इसके आधार पर, इसका आधार मुख्य रूप से ये होता है कि जो हमारे पास कर्मचारी है उसको हम सही कार्य पर लगा सकें, जिससे कर्मचारी को जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो जाए। दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धिमत्ता परीक्षण। ये आजकल आपने देखा होगा कि रीजनिंग टेस्ट इत्यादि होते हैं विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में। तो बुद्धिमत्ता जानना है कि हमारा कर्मचारी बुद्धिमान होना चाहिए, इसके लिए टेस्ट लेते हैं और प्रार्थियों की बुद्धिमत्ता की जांच की जाती है कि उनकी रिसेप्शन यानी कि ग्रहण करने की शक्ति कितनी है, मेमोरी कितनी है, रीजनिंग पावर क्या है। तो इस परीक्षण के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार कर लेते हैं और उसके लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है और निर्धारित समय में अभ्यर्थी को वो आंसर देने होते हैं। जो सबसे सटीक आंसर कम समय में देता है उसके सिलेक्शन के चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा का थर्ड है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रवृत्ति परीक्षा। इस परीक्षा के द्वारा छिपी हुई योग्यताओं का भी पता लगा लेते हैं, यानी कि कोई अभ्यर्थी हमारे आया है तो उसको वो उसके अंदर योग्यताएं तो है ही जो हमें चाहिए, लेकिन कुछ छिपी हुई योग्यताएं भी होती हैं जो कि हम जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें वर्णन नहीं होता, तो उसकी सीखने की क्षमता का माप करती हैं। तो इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं वो प्रवृत्ति परीक्षाएं कहलाती हैं। प्रवृत्ति परीक्षा में यह देखा जाता है कि क्या एक व्यक्ति किसी एक काम को करता है तो क्या दूसरा काम भी वो कर पाएगा या सीख सकेगा। नेक्स्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि उसके व्यक्तित्व की परीक्षा। इसमें यह देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी हम चुन रहे हैं और दूसरे व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उनके साथ मिलजुल के कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति जो दूसरे के सुख दुख को नहीं समझता वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसको अन्य लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता तो वो अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता। तो इसमें पर्सनैलिटी देखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको कार्य सौंपा जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए। अब हम बात करेंगे अन्य टेस्टों की या अदर परीक्षाएं जो होती हैं जिनमें हम शामिल करते हैं नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट और जनरल नॉलेज का टेस्ट। तो जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट है उसमें ये देखा जाता है
कि प्रार्थी के विचार कैसे हैं और वो उस उनको भाषा में लिपिबद्ध कर पाएगा या नहीं, यानी कि उसका लेख कैसा है, शैली कैसी है, लिखने की गति कैसी है, भाषाओं को समझ पाता है या नहीं। और दूसरा जनरल नॉलेज का टेस्ट भी लिया जाता है। उसमें ये भी देखा जाता है कि प्रार्थी की जो बुद्धिमत्ता है या बुद्धि है, उसकी याद करने की जो शक्ति है वो कितनी है, वो कितना सजग है, आसपास की घटनाओं के बारे में कितना वो जानता है, देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसका उसे पता है या नहीं। देखिए, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रार्थी बहुत सारे हैं और योग्य भी हैं, लेकिन हमें सर्वोत्तम का चयन करना है, यानी कि सबसे ज्यादा जो योग्य व्यक्ति होगा हमें वही उसी को ही कार्य पर रखना होगा। नेक्स्ट स्टेप जान लेते हैं। इसका जो थर्ड स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट का जो इंटरव्यू है इसको दो भागों में बांटा, प्राइमरी इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू। देखिए, हो सकता है कोई अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो जाए या परीक्षा में अच्छे अंक ले आए, लेकिन वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पता चलता है इंटरव्यू से, यानी कि उसके साथ बातचीत करके ये पता लगाते हैं कि उसकी जवाब देने की क्षमता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, परिपक्वता, मेच्योरिटी, रुचि इत्यादि क्या है। तो साक्षात के साथ साथ तो जब इंटरव्यू लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें पता चल जाती हैं, क्योंकि फेस टू फेस अभ्यर्थी से बात की जाती है। तो उसके शारीरिक गुण, डिग्री, कार्य में रुचि, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और सामान्य बुद्धि कैसी इत्यादि का पता लगाते हैं। तो जो प्राइमरी इंटरव्यू होता है इसमें प्रार्थी की जो मानसिक रूप से स्वस्थ है यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ है यानी ये देखा जाता है। और फाइनल इंटरव्यू में उससे बहुत सारे जॉब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कार्य पर रख लिया जाता है या कार्य पर रखने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। देखिए, ये बहुत जरूरी है। यदि प्रार्थी को साक्षात्कार में हम पास मान लेते हैं या उत्तीर्ण हो जाता है तो उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं अलग से एकत्रित की जानी होती हैं या एकत्रित करते हैं। तो उससे संदर्भ के कॉलम भरवाए जाते हैं और उसकी बैकग्राउंड चेक की जाती है कि भाई उसके जो पास्ट था या जो जो उसका बीता हुआ समय है उसमें उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, और उसके सामाजिक संबंध या फिर जो उसकी बैकग्राउंड है वो ठीक थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये सारी जांच की जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन का डिसीजन। जब ये सारे कार्य कर लिए जाते हैं, संदर्भ की जांच भी हो जाती है और उसको उसमें वो उत्तीर्ण हो जाता है, तो देख लिया जाता है कि इसका सिलेक्शन कर लिया जाए या इसका चयन कर लिया जाए। तो जब चयन किया जाता है तो जो उच्च अधिकारी होता है उससे भी डिस्कस किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स में भी पास हो गया है तो इसको रख लिया जाए या नहीं रखा जाए, इसका निर्णय करते हैं। और जब निर्णय हो जाता है कि उसको कार्य पर रख लिया जाए तो वो पॉजिटिव सिलेक्शन डिसीजन कहलाता है, और अगर ये डिसीजन होता है कि नहीं रखना तो नेगेटिव सिलेक्शन डिसीजन कहलाता है। जब पॉजिटिव सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है तो उसके बाद में उसको मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। देखिए, आर्मी में या डिफेंस सर्विसेज में मेडिकल एग्जामिनेशन और आजकल प्रत्येक प्रकार के जो भी जॉब होती हैं सब में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये जानने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर इतना समय और पैसा जो खर्च किया जा रहा है तो वो लंबे समय तक हमें सेवाएं दे पाएगा या नहीं। तो संबंधित कार्य के लिए जो है शारीरिक क्षमता की जानकारी, यानी कि उसकी शारीरिक क्षमता है या नहीं कार्य करने की, दूसरा वो लंबे समय तक कार्य कर पाएगा या नहीं, दूसरा व्यावसायिक जो संस्था है उसमें कार्य कर रहे जो व्यक्ति होते हैं उनको तो कोई रोग ना हो जाए। अगर किसी रोगी व्यक्ति को चुन लिया जाएगा तो बहुत संभव है कि हमारे जो प्रेजेंट में जो कर्मचारी हैं वो भी उस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो उनको भी सुरक्षा देना है। साथ में ये भी देखा जाता है कि अगर हम स्वस्थ व्यक्ति को चुनेंगे तो उसकी मेडिकल के लिए जो खर्चे संस्था करेगी उस पर भी कम खर्च होगा। तो आजकल किसी भी संस्था में शारीरिक परीक्षण के बिना नियुक्ति नहीं दी जाती। उसके बाद जॉब ऑफर, यानी कि प्रस्ताव दे दिया जाता है कि भाई हम आपको अपनी नौकरी अपने यहाँ संस्था में नौकरी पर रख रहे हैं, उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा जा रहा है और नियुक्ति पत्र में एक तिथि लिखी होती है। उस तिथि तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करना जरूरी होता है, यानी कि ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी जरूरी है। अगर वो ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो मेरिट में जो व्यक्ति उससे नीचे होता है उसको जॉब दे दी जाती है। और अंतिम बिंदु है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का अनुबंध। देखिए, नियोक्ता यानी कि जो व्यक्ति नौकरी दे रहा है
और कर्मचारी जो जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए उनमें संबंध स्थापित होता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें नौकरी की शर्तें लिखी हुई होती हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है ये इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जॉब टाइटल, यानी कि जॉब का नाम क्या होगा, यानी कि किस जॉब पर यानी कि किस पद पर व्यक्ति कार्य कर रहा है। दूसरा, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होंगी कि भाई जो कर्मचारी हमने नियुक्त किया है उसको कौन कौन से उत्तरदायित्व का पालन करना होगा। डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, यानी कि जब उसको नौकरी पे रखा गया है तो किस तिथि से वो रेगुलर सर्विस मानी जाएगी, उसकी उस तिथि का वर्णन भी होता है। डेट ऑफ रेम्यूनरेशन, तनख्वाह या उसको दिया जाने वाला कंपनसेशन किस डेट से मिलेगा, रेम्यूनरेशन यानी कि उसको सैलरी कब से मिलेगी ये भी लिखा रहता है। अलाउंसेस, यानी कि भत्ते कौन कौन से दिए जाएंगे। जैसे कोई भी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है तो उसको बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं। जैसे कि सेना में कोई व्यक्ति है तो उसको वर्दी भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता इत्यादि मिलता है। अन्य सर्विसेज में भी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता इत्यादि मिलता है। तो भत्ते कौन कौन से मिलेंगे। इसके अलावा वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स के बारे में लिखा हुआ होता है कि भाई उसके कार्य के घंटे क्या क्या होंगे, कितने घंटे उसे कार्य करना पड़ेगा। लीव रूल्स, उसको छुट्टियां किस रूल के आधार पर, किस नियम के आधार पर छुट्टियां उसे दी जाएगी। ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसेस, यानी कि अगर झगड़ा हो जाता है तो उसका निवारण किस प्रकार से होगा। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, यानी कि अनुशासनात्मक कार्यवाही, अगर कभी कोई कर्मचारी संस्था के कुछ नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके अगेंस्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही या डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और लास्ट में टर्मिनेशन प्रोसीजर रह सकता तो उसको उस जॉब में से निकाल दिया जाता है तो उसके टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, उसको कैसे नोटिस दिया जाएगा, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो इसका भी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आज हमने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जाना कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है और सिलेक्शन क्या है, यानी कि चयन के बारे में जाना और उसके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में जाना, विभिन्न परीक्षाओं के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेकर आएंगे, आप हमसे जुड़े रहें। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।